हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा के मद्देनज़र आपके 100 में से 100 मार्क्स आए इस हेतु मिशन शेखावटी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। मिशन शेखावटी जो है वो आपके नए पाठ्यक्रम के अनुसार उसी प्रकार के प्रश्नों को समावेशित करके बनाया गया है और मुझे उम्मीद है कि आपके अच्छे अंक आएंगे। हम आज शुरू करेंगे पहला अध्याय जो कि 4 नंबर का है, जिसमें ब्लूप्रिंट के अनुसार एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएगा और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है। एक रिक्त स्थान और एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 प्रश्न आएंगे आधे आधे नंबर के। एक आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ सकता है 2 नंबर का और एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 1 नंबर का आ सकता है। तो कुल मिला के 4 नंबर के ये होंगे। अब अपन पहले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इस वीडियो में हम जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है एवं रिक्त स्थान वाले प्रश्न है उनका अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न जो है उसको देखते हैं कि कुछ दूरी पर स्थित +5 माइक्रोकूलाम और -5 माइक्रोकूलाम आवेशों के मध्य 9 न्यूटन का आकर्षण बल कार्यरत है। इन आवेशों को स्पर्श करवाकर पुनः उतनी ही दूरी पर रखने पर उनके मध्य कार्यशील बल हो जाएगा। ये हमें बताना है। तो हमें 2 आवेश दिए हुए हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। मान लो हमारे पास एक आवेशित गोला है जिसपे चार्ज है 5 माइक्रोकूलाम प्लस का और दूसरे पे चार्ज है -5 माइक्रोकूलाम। यदि हम इनको स्पर्श करवाते हैं तो इसमें आवेशों का पुनर्वितरण होता है। किस प्रकार से? जैसे मान लो कोई एक गोला है जिस पर आवेश है Q1, दूसरा गोला है जिस पर आवेश है Q2। अगर इनको हम स्पर्श करवाते हैं और ये चालक हैं तो क्या होगा कि अगर इनको स्पर्श करवाएंगे तो पहले गोले पर जो आवेश होगा वो भी Q1 + Q2/2 और दूसरे पर भी Q1 + Q2/2 आवेश आएगा। तो सबसे पहले हमें आवेशों का योग करना होगा और वो आधा आधा आवेश दोनों पर समान रूप से वितरित हो जाएगा। तो अगर इस प्रश्न में हम दोनों आवेशों का योग करें तो एक +5 माइक्रोकूलाम है, दूसरा -5 माइक्रोकूलाम है, तो कुल अपने पास आ जाएगा आवेश 0 और इसका आधा भी 0 ही है। तो अगर आवेश ही अगर शून्य है, लेकिन दोनों गोलों पर आवेश शून्य है और हम जानते हैं कि जो कूलाम बल है वो दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के समानुपाती होता है, तो अर्थात बल भी कितना हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इसमें हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो द होगा 0। तो ये पहला प्रश्न हुआ। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलेंगे। दूसरा जो प्रश्न है वो विद्युत फ्लक्स से संबंधित है। तो चलते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ कि एक गोला है और उसमें एक आवेश Q रखा हुआ है। अब वैसे इस प्रश्न में आवेश बताया नहीं है कि कहाँ रखा हुआ है, तो हम ये मान के चलते हैं कि ये केंद्र पे रखा हुआ है। अगर केंद्र पे कहते तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इससे निर्गत विद्युत फ्लक्स Q/ε0 है। सीधी सी बात है, अगर अंदर आवेश Q है तो फ्लक्स गाउस के नियम से Q/ε0 होगा। अब आगे ये कह रहा है कि गोले की त्रिज्या जो है वो हमें आधी कर देनी है। तो पहले हम इसको देखते हैं कि जब त्रिज्या मान लीजिए कि R है तो गाउस का नियम कहता है कि फ्लक्स फाई जो होगा वो होगा Q परिबद्ध बट्टा ε0, यानी कि जो आवेश इसने घेर रखा है वो यहाँ पे Q है तो Q/ε0
नोट हो जाएगा। अब इस गोले की त्रिज्या r थी, अब हमें इस गोले की त्रिज्या आधी कर देनी है। तो अब हम आधी त्रिज्या का एक गोला बनाएंगे, केंद्र तो समान है और वहाँ पे आवेश q भी समान है। तो अब चाहे r त्रिज्या का गोला हो चाहे r/2 त्रिज्या का गोला हो, गाउस के नियम से अगर हम करेंगे तो परिबद्ध आवेश तो सेम ही है। तो ये एक बहुत ही बेसिक प्रॉपर्टी है कि अगर आकृति बदलती है या आकार बदलता है, उसमें अंदर का चार्ज नहीं बदलता, तो फ्लक्स नहीं बदलता है। ये गाउस के नियम की एक प्रॉपर्टी है। तो गाउस के नियम से अब भी जो फ्लक्स होगा वो समान रहेगा, यानी कि अपरिवर्तित रहेगा। तो इसमें हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा द, कि फ्लक्स अपरिवर्तित रहेगा। अब हम तीसरे वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के त्वरण से संबंधित है। कि एक इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन समरूपी विद्युत क्षेत्र में स्थित है। देखिए यहाँ पे समरूपी विद्युत क्षेत्र कहा है, मतलब कि विद्युत क्षेत्र एक समान रहेगा, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो। तो हमें इनके त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना होगा, यानी कि ऊपर इलेक्ट्रॉन का त्वरण और नीचे प्रोटॉन का त्वरण, हमें अनुपात ज्ञात करना है। तो हमें कुछ फैक्ट इसमें पता होने चाहिए कि बल जो होता है वो न्यूटन की गति के नियम से F = ma होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का द्रव्यमान दोनों अलग अलग होते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए हम जो बल लिख रहे हैं उसको F लिख रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इंटू इलेक्ट्रॉन का त्वरण। और इसी प्रकार अगर हम प्रोटॉन के लिए लिखेंगे तो उस बल को हम लिखेंगे Fp, जो कि होगा प्रोटॉन के द्रव्यमान और उसके त्वरण Ap के गुणनफल के बराबर। अब चूंकि हमें समरूपी विद्युत क्षेत्र दिया हुआ है और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो समान होता है, तो यहाँ ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि विद्युत क्षेत्र समान है और चूंकि आवेश भी समान है, तो विद्युत जो बल होता है वो आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र होता है, F = QE। तो दोनों के लिए Q का मान तो E है और विद्युत क्षेत्र E भी समान है, दोनों के लिए जो विद्युत बल होगा वो समान होगा। तो ऊपर हमने द्रव्यमान टू त्वरण की परिभाषा लिखी है, दूसरी विद्युत बल की परिभाषा लिखी है, तो इन दोनों को कंपेयर करते हैं। तो चूंकि दोनों पर बल समान है, तो पहले जो दो समीकरण लिखी है वो उनके लिए बल भी समान होने चाहिए। तो हम लिखेंगे कि MEAE = MPAP। अब चूंकि हमें प्रश्न में हमें पूछा है, पहले इलेक्ट्रॉन लिखा है फिर प्रोटॉन लिखा है, इनके त्वरण का अनुपात पूछा है, तो हम लिखेंगे पहले AE लिखेंगे और बट्टा में AP लिखेंगे। तो इस समीकरण से हम आसानी से AE/AP का मान निकाल सकते हैं, जो कि AE/AP बराबर हो जाएगा MP/AP, यानी कि यहाँ ये द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती हमारे पास निकल के आया। तो चूंकि प्रोटॉन का द्रव्यमान ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से, तो अब हमारा सही उत्तर हो जाएगा ब, MP/ME। तो अब हम चलेंगे अगले प्रश्न में, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है, काफी बेसिक प्रश्न है कि दो स्थिर बिंदु आवेश हैं, उनके मध्य एक तो निर्वात में रखा हुआ है उनको, फिर पराविद्युत पदार्थ में रखा हुआ है, और तीसरा उसने कहा है सुचालित माध्यम यानी कि धातु अपन कह सकते हैं। इनकी उपस्थिति में कूलाम बल के इन्होंने नाम दिए हैं F1, F2, F3। तो हमें निम्न में से सही विकल्प का चयन करना है, इनका ऑर्डर हमें बताना है कि कौन सा बल बड़ा होगा, कौन सा बल छोटा होगा F1, F2, F3 में से। तो अगर निर्वात की हम बात करें तो हमने कूलाम का नियम निर्वात में पढ़ा है, F1 = 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो ये F1 हो गया। अब अगर अपन किसी पराविद्युत माध्यम की बात करें जिसका पराविद्युतांक εr है, तो यहाँ हमारे पास F2 हो जाएगा 1/4πε0 εr Q1 Q2/r²। अब यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये जो बेसिक 1/4πε0 Q1 Q2/r² है, इसकी जगह हम F1 लिख सकते हैं। तो एक बेसिक तुलना करने पर हमें पता चलेगा कि F2 = क्या है, F1
बट्टा एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर का मान हमेशा 1 से बड़ा होता है। निर्वात के लिए 1 होता है, बाकी कोई भी माध्यम हो इसका मान 1 से बड़ा होता है। तो यानी कि F2 जो होगा वो F1 से कम होगा हमेशा। तो एक हमें पता चल गया F2 और F1 में रिलेशन कि F2 बड़ा होगा, F2 छोटा होगा F1 से, क्योंकि हम F1 में एप्सिलॉन आर का भाग देंगे। अब अपन तीसरी की बात करते हैं F3 की, जो कि सुचालक माध्यम है। और सुचालक माध्यम कहें या धातु कहें, उनके लिए परावैद्युतांक का जो मान होता है एप्सिलॉन आर का वो होता है अनंत, यानी कि F1 अपॉन अनंत, तो इसका मान आएगा 0, यानी कि F3 हमारे पास होगा 0। तो अब सीधी सी बात है, अगर अपन ऑप्शन को देखें तो एक ही ऑप्शन हमारे पास है जिसमें F3 को 0 कहा गया है, वो ऑप्शन है दे। और अगर अपन और तुलना करना चाहें तो सुचालक माध्यम में बल सबसे कम लगता है, सबसे कम सुचालक माध्यम में जो कि 0 होता है, दूसरा लगेगा किसी परावैद्युत माध्यम में, और तीसरा निर्वात में सबसे ज्यादा लगेगा। तो ये हमारा क्रम हो गया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया द, कि हमारे पास F2 कम है F1 से, यानी कि F1 ग्रेटर देन F2 और F3 इक्वल टू 0, जो कि हमारा हो गया ऑप्शन द। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 5, जो कि आपका गाउस के नियम से संबंधित है, और इसमें आपको विद्युत द्विध्रुव का एक कंसेप्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो विद्युत द्विध्रुव क्या होता है कि दो आवेश होते हैं, अत्यल्प आवेश होते हैं, समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के, उनको अपन अत्यल्प दूरी पर रखते हैं। तो प्रश्न है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउस पृष्ठ, त्रिज्या हमें 1 सेंटीमीटर दी हुई है, गोलीय गाउसियन पृष्ठ है, इसके भीतर प्लस माइनस 1 माइक्रोकुलाम आवेश का विद्युत द्विध्रुव स्थित है। एक जो आवेश है वो प्लस माइक्रोकुलाम है, दूसरा है वो -1 माइक्रोकुलाम है। तो हम एक गोलीय पृष्ठ जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर की कल्पना करते हैं, इसके अंदर हमने एक द्विध्रुव रख दिया है, एक -q होता है, एक +q होता है, दोनों का मान हमें दिया हुआ है। तो हमसे पूछा है पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान होगा। तो हम जाहिर सी बात है, फ्लक्स जहाँ पे नाम आता है तो सबसे पहले गाउस के नियम को सोचते हैं। तो गाउस के नियम से हमें पता है कि जो कोई भी गाउसियन पृष्ठ है उससे संबंधित जो फ्लक्स होगा वो क्यू परिबद्ध पे निर्भर करता है। फाई बराबर होता है क्यू परिबद्ध बट्टा एप्सिलॉन नॉट। इसको हम कभी क्यू परिबद्ध तो कभी सिग्मा क्यू लिख देते हैं। अब अगर इस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध आवेश कुल आवेश की बात करें तो यह हमारे पास है -1 माइक्रोकुलाम और +1। जो भी द्विध्रुव होगा सब में कुल आवेश जो भी होगा 0 होगा, चाहे आप 5 द्विध्रुव रख दें चाहे 10 द्विध्रुव रख दें। तो कुल मिला के अगर द्विध्रुव रखे हुए हैं चाहे कितने भी रखे हुए हैं तो हमारे पास सिग्मा क्यू 0 आएगा, और सिग्मा क्यू अगर 0 आया तो फ्लक्स फाई भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 0, तो फ्लक्स फाई का मान हो जाएगा 0। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि बेसिक कूलॉम नियम से संबंधित है। आपको समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती आना चाहिए कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कूलॉम बल F है, इनके मध्य की दूरी को दुगुना कर देना है। तो हम जानते हैं कि जो बल है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अगर पहले दूरी को हमने r माना है तो दूसरी बार हमें दूरी को 2r मानना पड़ेगा, यानी कि अगर हमें 2r का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो 2r का स्क्वायर करोगे तो F समानुपाती 1/4r² हो जाएगा। पहले 1/r² के समानुपाती था, अगर समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो एक कुछ भी कांस्टेंट आता है। तो पहले बल था F/kr², अभी बल होगा k या c, जो भी नेतांक हम मानना चाहें, अभी F डैश हो जाएगा c/4r²। तो ये पहले वाले से 4 गुना कम हो जाएगा, तो F डैश = F/4। तो इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए हमें समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती की चीज देखनी है, यानी कि अगर व्युत्क्रमानुपाती में r² है तो अगर अपन त्रिज्या को 3 गुना कर देंगे तो बल 9 गुना कम हो जाएगा, अगर त्रिज्या को 8 गुना कर देंगे तो बल 16 गुना कम हो जाएगा। तो ये हमें देखना होता है कि वो समानुपाती। इस प्रकार के प्रश्नों में हम पूरा सोल्व नहीं करते हैं क्योंकि ऑप्शनल प्रश्न है, हमें पूरी प्रोसेस बतानी नहीं है। तो अगर r डैश 3 गुना होता तो हमें सीधा ही हम कह देते कि F डैश जो होगा वो
1/3 का स्क्वायर होगा नीचे, तो यानी कि f/9 हो जाएगा। और यदि त्रिज्या को हम आधी कर देते, r/2 कर देते, तो नीचे 1/2 का स्क्वायर आता, जो कि ऊपर जाके 4 गुना बल हो जाता। तो इस प्रकार के प्रश्नों में ज़्यादा हमें उसको करने की ज़रूरत नहीं है, लिखने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न को सीधे समानुपाती और व्युत्क्रमानुपाती की चीज़ से देखें तो करेक्ट ऑप्शन इसमें हमारा हो गया f/4। तो नेक्स्ट हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न में, जो कि प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न नंबर 7 जो है वो हमारा फिर से विद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। उसको अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र में अगर रखते हैं तो बल आघूर्ण उत्पन्न होता है। हालांकि बल उस पे 0 होता है, लेकिन कुछ न कुछ बल आघूर्ण जरूर होता है जो उस द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र के समांतर लाने की कोशिश करता है। तो प्रश्न है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का मान अधिकतम होने के लिए P व E के मध्य का कोण होना चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें बल आघूर्ण का फॉर्मूला पता होना चाहिए और यहाँ पे एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अपन अप्लाई कर पाएंगे। तो पहले मान लेते हैं कि ये एक समान विद्युत क्षेत्र E है हमारे पास, जिसमें हमें एक विद्युत द्विध्रुव को रखना है किसी कोण थीटा पर। तो -q और +q, ये जो इनका जो स्मॉल p है, स्मॉल p सदिश जो है, जिसको हम कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ये देखें, द्विध्रुव आघूर्ण को हम स्मॉल p कह रहे हैं, बल आघूर्ण को हम टो कहते हैं। तो इसकी दिशा -q से +q की ओर होती है। जो बल आघूर्ण का जो फॉर्मूला है वो होता है P क्रॉस E, सदिश गुणनफल होता है P और E का। तो अगर इसके हम परिमाण की बात करें तो ये हो जाएगा P का परिमाण, E का परिमाण और साइन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, P की दिशा और E की दिशा के मध्य कोण है। तो वही हमें ज्ञात करना है कि अगर अधिकतम करना है, मैक्सिमम करना है, तो मैक्सिमम मान तभी मिलेगा जब साइन थीटा अधिकतम हो, और साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है, और वो हमारे पास थीटा इक्वल टू 90 डिग्री के लिए होता है। यानी कि P और E के मध्य समकोण होना चाहिए, जिससे जो है वो अधिकतम बल आघूर्ण उत्पन्न किया जा सके। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ब 90 डिग्री। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, जो कि काफ़ी सिंपल है और ऐसे प्रश्न आने की पूरी संभावना रहती है, जो कि मात्रक और विमाओं से संबंधित होते हैं। तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक है। तो अगर आपको मात्रक या विमा कुछ भी पूछे तो आपको उस भौतिक राशि का सूत्र आना चाहिए, आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो अगर अपन विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला अपने को पता है तो हम ज्ञात कर सकते हैं इसका मात्रक और विमा। तो फाई का जो फॉर्मूला होता है वो होता है E.ds का पृष्ठीय समाकलन। तो इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र का मात्रक पता होना चाहिए और क्षेत्रफल सदिश का मात्रक पता होना चाहिए। तो सबसे पहले विद्युत क्षेत्र का मात्रक निकालना होगा विद्युत क्षेत्र के, तो फिर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला पता होना चाहिए F/Q0। तो F तो क्या है, बल है, तो मात्रक हो गया न्यूटन। Q आवेश है, तो न्यूटन प्रति कूलम। और क्षेत्रफल सदिश का हमें पता है क्या होता है फॉर्मूला, मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कैसे हमें फॉर्मूला अगर याद है तो हम मात्रक निकाल सकते हैं। तो फाई का हो गया न्यूटन प्रति कूलम इंटू मीटर स्क्वायर। और अगर इसको हम कूलम को ऊपर ले जाएं तो कूलम इनवर्स हो जाएगा। तो न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स, जो कि हमारा है ऑप्शन ए। तो इस प्रकार हम दूसरे फॉर्मूले सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट से भी इसका मात्रक निकाल सकते हैं। तो आपको सिग्मा क्यू का मात्रक और एप्सिलॉन नॉट का मात्रक पता होना चाहिए। आगे के एक प्रश्न में हम एप्सिलॉन नॉट का मात्रक भी ज्ञात करेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न संख्या 9 है कि निर्वात की विद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। 2 में 9 × 10⁻9 है और 2 में 8.85 × 10⁻12 है।
तो अगर निर्वात की विद्युतशीलता को देखना है तो हमें मान लो संख्यात्मक मान पता है कि 8.85 इंटू 10⁻12 होता है ये एप्सिलॉन नोट का मान, और ये तो के का मान होता है 9 इंटू 10⁻9। लेकिन अब हमारे पास मात्रक में दो ऑप्शन हमारे पास रह जाते हैं, तो हमें एप्सिलॉन नोट का मात्रक पता होना चाहिए। तो हम फॉर्मूला लगाते हैं कूलॉम के नियम वाला। तो सबसे पहले यहाँ से एप्सिलॉन नोट का मान निकालेंगे, या फिर एप्सिलॉन नोट को ऐसा ही रखते हैं और मात्रक लिखते जाते हैं। बल का न्यूटन, Q1 Q2 आवेश है तो कूलॉम स्क्वायर एप्सिलॉन नोट की जगह एप्सिलॉन नोट, और आर स्क्वायर का मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नोट का हमारे पास मात्रक आ जाएगा कूलॉम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन है से। चलिए, तो इस प्रकार आपको ये जो कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं ये तो पता होने ही चाहिए, ताकि आप कहीं भी या कुछ भी ऐसा मान आपको रटना नहीं पड़े। तो अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न में, प्रश्न संख्या 10, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन रहेगी, पर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 0.5 किलोग्राम, आधा किलोग्राम हमारे पास इलेक्ट्रॉन है दिया हुआ, उस पर आवेश का मान निकालना है। तो हमारे पास द्रव्यमान दिया हुआ है टोटल उस पदार्थ का 0.5 किलोग्राम इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं हमारे पास। अब हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन का बेसिक द्रव्यमान जो होता है वो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। अब एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमें पता है, टोटल द्रव्यमान हमें पता है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं। दूसरा, हमें इलेक्ट्रॉन का आवेश भी पता है 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम। ये दो आंकड़े आपको पता होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का आवेश। अब चूंकि हमारे पास कुल द्रव्यमान है और एक इलेक्ट्रॉन का भी द्रव्यमान है, तो यहाँ से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या को निकाल सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या, जिसको हम n से लिखते हैं, वो क्या हो जाएगी कि कुल द्रव्यमान और अपोन में एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ठीक है, लेकिन हमें तो संख्या नहीं निकालनी, हमें तो कुल आवेश का मान निकालना है। तो ये भी हमें पता, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश पता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q इक्वल टू N ही, जो कि आवेश का क्वांटीकरण का नियम है, सिद्धांत है। तो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा n की वैल्यू, n का मान हो जाएगा m/me, और इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इन सब मानों को जब हम रखते हैं, m है 0.5 किलोग्राम, me है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, और इसको हम इलेक्ट्रॉन के आवेश से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले हम घातों को हल कर लेते हैं कि -31 है, ऊपर जाके प्लस का 31 हो जाएगा। तो हमारे पास ये चीज़ें रह जाएगी कि प्लस का 31 -19। तो अगर इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास 10 की पावर 12 रह जाएगी। ये रह जाएगी 10 की पावर 12। अब हम इन सब को हल करेंगे और देखेंगे कि हमारा आंसर कितना आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि आप सबको गुणा भाग सोल्व करने आते ही हैं। अगर ऊपर 8 है तो इसको 800 बना लेंगे, नीचे 91 हो जाएगा और 10 की पावर हो जाएगी 10, क्योंकि 2 पावर हमने काम में ले ली। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि 800/91 का मान 1 से ज़्यादा होगा। तो यहाँ 1 से ज़्यादा मान होगा और 10 की पावर 10 होगी, तो ऐसा ऑप्शन ढूंढना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इस प्रकार से अगर हम पहले घातों को देख लें और उस ऑर्डर को देख लें, तो अपन अगर कैलकुलेशन नहीं करते हैं तो भी उसका अंदाजा आंसर का लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि HCl अणु में H प्लस व Cl- आयन के मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है। तो अणु के विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान होगा। देखिए HCl अणु है, H प्लस और Cl- होता है उसमें, तो एक एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है दोनों पे, तो एक विद्युत द्विध्रुव की तरह कार्य कर रहा है, +Q एंड -Q। तो +Q की जगह तो क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इनके मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम है।
तो मध्य की दूरी 1 एंगस्ट्रॉम हो गई, जो कि 1 एंगस्ट्रॉम 10 की पावर -10 मीटर के तुल्य होता है। तो हमें बीच की दूरी 2a पता चल गई, 1 एंगस्ट्रॉम है। और आवेश का मान हमें पता चल गया कि 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है, जो कि होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। ये इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, प्लस ई और माइनस ई। तो ये इतना कूलाम हो गया। अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि होता है एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी का गुणनफल। आवेश का परिमाण हमें पता है इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, और दूरी हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम, जो कि होता है 1 × 10⁻10 मीटर। तो जब इन मानों को हम रखते हैं तो पहले घात देख लेते हैं। देखें, -19 और माइनस की 10, -29 हो गई। तो जिस में -29 आ रही है वो हमारा आंसर हो जाएगा। और मात्र किसका होता है? कूलाम × मीटर, क्योंकि Q × 2 है, Q आवेश है, 2 दूरी है, तो कूलाम × मीटर हो गया। अब अपन चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो इसी प्रकार आवेश की क्वांटीकरण से संबंधित है कि किसी वस्तु को 8 × 10 की पावर -19 कूलाम से धनावेशित करना है। तो ये टोटल आवेश दिया हुआ है कैपिटल Q। तो हमें निकाले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या n ज्ञात करनी है। तो हम आवेशों के क्वांटीकरण का सिद्धांत इसमें लगाएंगे, Q = Ne। तो हमें ज्ञात करना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, यानी कि n ज्ञात करनी है। Q का मान हमें दिया हुआ है, E का मान हम जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलाम। तो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास निकल जाएगी। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पावर को सोल्व करते हैं, ऊपर भी -19 नीचे भी -19। तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 8/1.6, तो 80/16 हो जाएगा। और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमारे पास रह जाएगी 5। तो काफी अच्छा प्रश्न था, ऐसे प्रश्न आ सकते हैं। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग प्रश्न है, बहुत ही कंसेप्चुअल प्रश्न है। एक बंद पृष्ठ है हमारे पास S, उसके अंदर और बाहर, अंदर तो आवेश Q1 है, बाहर आवेश Q2 स्थित है। S के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E है। अब S जो पृष्ठ है उसका कोई पॉइंट मान लो P है, वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान इसने E दिया हुआ है। इस पॉइंट P पर, पृष्ठ के पॉइंट P पर विद्युत क्षेत्र का मान E है, तथा इस S पर E का फ्लक्स फाई है। तो इस जो बंद पृष्ठ है इसका फ्लक्स है फाई। तो हमें बस एक कंसेप्ट का ध्यान में रखना है कि विद्युत क्षेत्र जो होगा वो दोनों आवेशों के कारण होगा। प्रत्येक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र कंट्रीब्यूट करता है, उनके सदिश योग के बराबर होता है परिणामी। तो चाहे आवेश Q1 का कुछ मान हो, Q2 का कुछ मान हो, दोनों के कारण क्या होगा? विद्युत क्षेत्र होगा। लेकिन जो फ्लक्स होता है पृष्ठ का, वो उसके अंदर कितना आवेश है उस पृष्ठ के, केवल उस आवेश पर निर्भर करेगा। यानी कि यहाँ अंदर केवल Q1 आवेश है, तो पृष्ठ का जो फ्लक्स है वो केवल Q1 पर निर्भर करेगा। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट आपको समझना था। तो केवल परिबद्ध आवेश ही उत्तरदायी होता है। अब यहाँ हमें बताना है कि ये जो ऑप्शन है, इन ऑप्शन में से असत्य कौन सा है। हमें सत्य नहीं बताना है, हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। तो हमें सारे ऑप्शन को एक एक करके कसौटी पे कसना होगा, उनको, इन दोनों बातों को किस पे मैच करते हैं वो देखना होगा। तो अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें कि यदि Q1 बदलता है और तो पहला जो ऑप्शन है कि Q1 बदलता है, E तथा फाई दोनों बदलेंगे। जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल बदलेंगे, क्योंकि Q1 अंदर है तो फाई बदलेगा, और Q आवेश है तो ऑब्वियसली बात है E भी बदलेगा। दूसरा कह रहा है यदि Q बदलता है, Q2 बदलता है तो E बदलेगा।
बिल्कुल Q2 बदलता है तो ये बदलेगा, आवेश बदला तो, परंतु फाई नहीं बदलेगा। ये भी बिल्कुल सत्य है क्योंकि फाई केवल किस पे निर्भर है, Q1 पे निर्भर है। तीसरा है, यदि Q1 बराबर 0 हो तो ऑब्वियस सी बात है फाई 0 होगा, और Q2 इज नॉट इक्वल टू 0 तो E इज नॉट इक्वल टू 0, बिल्कुल सही बात है। अगर अगला अपन देखें कि Q1 इज नॉट इक्वल टू 0, अगर Q1 नॉट इक्वल टू 0 है तो फाई नॉट इक्वल टू 0 होगा, और Q2 इक्वल टू 0 है तो E इक्वल टू 0 नहीं, ये गलत है क्योंकि चाहे Q1 हो चाहे Q2 हो, E तो रहेगा, किसी एक है तो भी रहेगा। तो हमारा जो गलत ऑप्शन है, जो असत्य बात है, वो है हमारा ऑप्शन नंबर द। काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न था, बहुत ही अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट हम चलते हैं प्रश्न नंबर 14 की ओर, जो कि आवेश के क्वांटीकरण से संबंधित है कि आवेश की न्यूनतम मात्रा निम्न में से किससे कम नहीं हो सकती। तो ऑब्वियस सी बात है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश से कम नहीं हो सकती, वो बेसिक क्वांटा है। तो ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। देखें ये प्रश्न हमने किया था कि जिसमें दोनों का त्वरण अलग अलग आया था, तो त्वरण अलग अलग आया था तो परिमाण भी अलग अलग होना चाहिए। चलिए देखते हैं इस प्रश्न को। एक समान विद्युत क्षेत्र है, अगर इसमें प्रोटॉन को रखा हुआ है तो प्रोटॉन विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा और उस पर बल लगेगा QE यानी कि EE। अब यहीं अगर इलेक्ट्रॉन हो जो कि ऋणावेशित है तो विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में इस पर बल लगेगा, वो भी कितना होगा, EE। तो जो है इनके परिमाण तो समान है, दोनों का EE परिमाण है, लेकिन दिशाएं इनकी विपरीत है। तो हम ये नहीं कह सकते कि बल समान है, हम ये जरूर कह सकते हैं कि बल का परिमाण समान है। तो पहला प्रश्न, उन पर विद्युत बल बराबर होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। विद्युत और क्योंकि इनकी दिशा अलग अलग है। दूसरा क्या है, सही ऑप्शन है, उन पर लगे त्वरण बराबर होंगे? जी नहीं है, वो हम प्रश्न में देख चुके हैं, क्योंकि द्रव्यमान इनके अलग अलग हैं तो त्वरण इनके अलग अलग होंगे। त्वरणों के परिमाण बराबर होंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हमारे पास ऑप्शन बचता है ब, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होंगे। तो काफी अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। अब हम इसके दूसरे पार्ट की ओर चलते हैं, क्योंकि एक प्रश्न इनका आधे नंबर का ये ऑप्शनल आता है, दूसरा रिक्त स्थान वाला आता है कि आदर्श विद्युत द्विध्रुव के लिए आवेश का मान। आवेश का मान तो समान होता है, बिल्कुल समान होता है, तथा आवेशों के मध्य विस्थापन जो होना चाहिए वो अत्यल्प होना चाहिए। यही विद्युत द्विध्रुव की बेसिक परिभाषा है, अल्प या अत्यल्प जो भी आप लिखना चाहें, कि समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के दो आवेशों को अगर हम अत्यल्प दूरी पर रखते हैं तो जो संरचना बनती है उसको हम कहते हैं आदर्श विद्युत द्विध्रुव। तो यहाँ पे पहले में आएगा समान, दूसरे में आएगा अल्प या अत्यल्प कहना ज्यादा उचित हो। दूसरा हम देखते हैं प्रश्न कि कोई आवेशित कण एक समान विद्युत क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तब आवेशित कण का पथ होगा। काफी अच्छा प्रश्न है कि हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र है, उसके लंबवत कोई आवेशित कण किसी वेग से प्रवेश करेगा। तो सबसे पहले एक समान विद्युत क्षेत्र हमने बना लिया। अब एक आवेश है जो कि लंबवत प्रवेश कर रहा है, मान लीजिए कि उसका आवेश +Q आवेश है, तो उस पर जैसे ही वो विद्युत क्षेत्र में आएगा उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में एक बल लगेगा, वो इस प्रकार से परवलय एक पथ बना लेगा। इसमें एक सेम एनालॉजी हम जो हमारा कक्षा 11 में हमने पढ़ा था प्रक्षेप्य गति, उससे लगा सकते हैं, क्योंकि जो प्रक्षेप्य गति होती है उसमें भी अगर हम जो वहां जो बल लग रहा है वो गुरुत्वीय बल लग रहा है, और हम गुरुत्वीय बल के लंबवत उसको जैसे हमने क्षैतिज दिशा में इसको फेंका और गुरुत्वीय बल लंबवत इसके नीचे की ओर लग रहा है तो प्रक्षेप्य पथ का अनुसरण करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम विद्युत क्षेत्र के लंबवत किसी आवेश को लाएंगे तो वो भी प्रक्षेप्य पथ का अनुसरण करेगा। प्रक्षेप्य पथ जो कि परवलयाकार आकृति में होता है तो परवलय बनता है, उस पथ का समीकरण एक परवलयाकार होता है। तो यहाँ आवेशित कण का पथ होगा परवलयाकार भी लिख सकते हैं और आप परवलय भी लिख सकते हैं। अब अपन एक दूसरी कंडीशन भी ले लेते हैं कि अब लंबवत ना प्रवेश करके अगर आवेश उसके समांतर या प्रति समांतर प्रवेश करता है, तो अगर समांतर प्रवेश करेगा, अगर +Q आवेश है तो
वो सरल रेखा में गति करेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू है तो विपरीत दिशा में गति करेगा, यानी कि तब जो कण का पथ होगा वो होगा सरल रेखीय पथ। तो इसको ध्यान रखें, अगर लंबवत प्रवेश करता है तो परवलयाकार और समांतर प्रवेश करता है तो सरल रेखीय पथ। अगला है कि धातु के लिए परावैद्युतांक का मान। बिल्कुल हम एक प्रश्न में देख चुके हैं कि धातु या सुचालक पदार्थों के लिए परावैद्युतांक मान एप्सिलॉन आर का मान जो होता है वो अनंत होता है। इस वजह से जो उस माध्यम में बल है वो शून्य होगा, तो कोई बल नहीं लगता है चालक के अंदर। तो अगला प्रश्न हम देखेंगे कि एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाले बल को, ये तो परिभाषा है विद्युत क्षेत्र की, बेसिक विद्युत क्षेत्र की परिभाषा है कि एकांक आवेश पर लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को गणितीय रूप से इसको इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है कि E = F/Q0, जहाँ Q0 का जो लिमिट है वो टेंड्स टू 0 होता है। Q0 को अत्यल्प लिया जाता है ताकि वो विद्युत क्षेत्र पहले से जो विद्युत क्षेत्र है उसको प्रभावित ना करे। अगर अपन Q0 को 1 ले लें, यानी कि एकांक आवेश को ले लें, तो बल ही किसके बराबर हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र के बराबर हो जाएगा। यानी कि एकांक विद्युत आवेश पर लगने वाला बल ही क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अगले प्रश्न में चलते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक। फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, P = होता है Q × 2A। Q है आवेश, मात्रक हो गया कूलाम, 2A है दूरी जिसका SI मात्रक हो गया मीटर। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक हो गया कूलाम × मीटर। अगला विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम अभी देख चुके हैं, E = F/Q। F का मात्रक होता है न्यूटन, Q का मात्रक होता है कूलाम, तो हो गया न्यूटन प्रति कूलाम। अगला प्रश्न, एक समान आवेशित पतले गोलीय खोल के कारण उसके भीतर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान। देखें, अंदर कोई आवेश नहीं है, पतले गोलीय खोल के कारण कोई आवेश नहीं है, आवेश 0 है, तो गाउस का नियम लगाएंगे तो फाई हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सिग्मा क्यू 0 है तो फाई हमारे पास सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है, जो कि हो जाएगा 0। और फाई की दूसरी परिभाषा है E.ds का समाकलन, तो यहाँ से E भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर गोलीय खोल है तो विद्युत क्षेत्र शून्य होगा अंदर। आयतन आवेश घनत्व। देखें, एक घनत्व द्रव्यमान घनत्व होता है और ये आवेश घनत्व है। घनत्व को मतलब कि घना कितना है, किसी निश्चित आयतन, क्षेत्रफल या लंबाई में कितना पदार्थ है। तो अगर हम 3 प्रकार के हम घनत्व परिभाषित करते हैं, लेम्बडा, सिग्मा और रो। लेम्बडा जो होता है वो रेखीय आवेश घनत्व होता है, तो इसमें ऊपर आवेश रखते हैं, आवेश घनत्व है तो ऊपर आवेश रखेंगे, रेखीय है तो नीचे लंबाई रखेंगे। पृष्ठीय घनत्व है तो ऊपर आवेश रखेंगे, नीचे पृष्ठीय क्षेत्रफल रखेंगे। आयतन है तो ऊपर आवेश और नीचे आयतन। तो लेम्बडा का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर, पृष्ठीय क्षेत्रफल का घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, और आयतन घनत्व का मात्रक, आयतन आवेश घनत्व का मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब। तो कूलाम प्रति मीटर क्यूब हमारा ऑप्शन आ जाएगा। अगला है, किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान केंद्र से उतनी ही दूरी पर निरक्ष पर स्थित बिंदु पर तीव्रता की तुलना में कितना होता है। तो ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए अक्षीय और निरक्षीय का। अक्षीय जो होता है वो होता है 2p/4πε0 r³। निरक्षीय जो होता है वो उसमें माइनस आता है, यहाँ नी है तो नेगेटिव से आप इसको कर सकते हैं याद रखने के लिए। तो नेगेटिव p/4πε0 r³ आता है, तो यहाँ से क्या है, ये दुगना हो जाएगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा दुगना। अगला है गाउस का नियम। तो गाउस का नियम कहाँ लगता है, केवल गाउस का नियम उन बलों के लिए लगता है जो कि व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करते हैं, यानी कि वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। तो ऐसे एक बल आपने कक्षा 11 में पढ़ा था, गुरुत्वीय बल। एक बल, 2 बल आपने यहाँ पढ़े, एक तो विद्युत बल और एक चुंबकीय बल। तो इनके लिए गाउस के नियम होते हैं, परिभाषित किए जा सकते हैं। तो ये हमारे सारे जो करेक्ट आंसर हैं आप इसे मिला सकते हैं। तो ये हमने 2 प्रश्न जो कि 1 नंबर का है, आधे आधे नंबर के 2 प्रश्न होते हैं, उनको हमने देख लिया। इनकी प्रैक्टिस आप कीजिए बार बार, और थैंक यू वेरी मच। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।